हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। चलिए बिना किसी देरी का आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Rakatba Education app. Download the app now. अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर हम बात करते हैं तो 1730 से लेकर के 1760 तक। ठीक है, इंडस्ट्री जब स्टार्टिंग स्टेज में फॉर्म हो रहा था उस टाइम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के साथ ही आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्शन काफी स्मॉल स्केल में होता था। वो अलग बात है कि 1760 के बाद इंग्लैंड के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था वो फ्लोराइज हुआ, वर्ल्ड मार्केट में इसका कंट्रोल बना, इसके आपके कंज्यूमर्स बने और इसके साथ साथ इसके पास प्रोडक्शन यूनिट्स डेवलप हुआ। तो बोल रहा है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको बोलेंगे? Industries based on heavy factory production, they are first and early form of industrialization. A first and early form of industrialization is the right answer. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द मिल। मिल के क्रिएशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे? Production was brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality and regular of labor. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिल का मतलब क्या होगा कि एक पार्टिकुलर प्लेस में हम सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कोई यूनिट सेटअप कर दिए कोई इंडस्ट्रीज, और वहीं पर रह करके हम सारा चीज सुपरवाइज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहा है, वहीं से फिनिश गुड्स बन रहा है। तो इस सेंस में हम क्या लेंगे? इस सेंस में हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वेयर द नॉन मैकेनिकल सेक्टर दैट वेर कमिंग अप। नॉन मैकेनिकल सेक्टर कौन था? मैकेनिकल सेक्टर दो थे, या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें या आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा है कि इसके अलावा और भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, या इसके अलावा और छोटी छोटी जो हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स थी, वो उसको जो मैकेनाइज इंडस्ट्रीज थी टोटली रिप्लेस नहीं कर पाई थी। तो फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोल्ट्री, ग्लास वर्क, टेनिंग, फर्नीचर्स मेकिंग, ये जो था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी भी जो इंडस्ट्रीज थी इसको रिलेट नहीं करती थी। अभी भी इसका स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन होता था कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन डिमांडेड सीजनल लेबर। सीजनल लेबर जो है वो किस तरह के काम को करते थे? हैंड लेबर वर्सेस जो आपकी मशीन है, उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि इंग्लैंड में लेबर की रिक्वायरमेंट रहती थी सीजनल, स्पेशली इन विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में शिप रिपेयर करने के लिए आती थी। इसके साथ साथ गैस वर्क और ब्रेवरीज में इसका वर्क होता था। बाइबल की बाइंडिंग में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। इन सारे कार्यों के लिए, इन सारे कामों के लिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थे, उनको एक पार्टिकुलर मंथ में या जो 2-3 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, सीजन होता है, उसमें चाहिए थी, और वो सीजन होता था विंटर का। तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? स्टील एंड आयरन था नहीं, कॉटन टेक्सटाइल था नहीं, बड़ा की हैंडमेड गुड्स था नहीं, गैस वर्क और ब्रेवरीज था, बड़ा की कोल्ड मंथ, बड़ा की बुक बाइंडर्स की बाइबल ये सब प्रिंट होता था, उसको बाइंडिंग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब विद सच एबंडेंस ऑफ लेबर इन द सिटीज। सिटीज में एबंडेंस ऑफ लेबर थे, बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर थे। इसके पीछे मेन कारण क्या था? Jobs were given on the basis of merit and working artistries of the job seeker. A job depended on existing network of friendship and need relation in the factories. ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जॉब उन्हीं को मिलता था जिसके रिलेटिव्स फैक्ट्री में हो, यानी कि जॉबर्स जिसके पहचान का हो, जॉब प्रोवाइड करने वाला जिसके पहचान का हो, इस पे डिपेंड करता था लोगों की जॉब। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में
जो वर्कर्स थे वो कितने एम्प्लॉयड थे, डैश इन द 1840s, 1840s में तो हाफ डबल बल्कि लेसन या सफर्ड अनएम्प्लॉयमेंट डबल थे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग सिस्टम्स डेवलप हो रहा था, रेलवे भी उस समय इंट्रोड्यूस हो चुका था इंग्लैंड में, तो डबल टोटल वर्कर्स थे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में। बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन द लेट 18th सेंचुरी विच कंट्री डिड द अपकमिंग इंडियन बिजनेसमैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम। इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से बिजनेस करके करते थे, तो इंडिया के मैक्सिमम बिजनेसमैन जो थे वो चाइना के साथ बिजनेस करके मैक्सिमम प्रॉफिट करते थे, जबकि ये छुप करके ब्रिटिशर्स के से छुप करके कोर्स कॉटन जैसी चीजों को ट्रेड करते थे और उससे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता था। और मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ से होता था, चाइनीज जो बिजनेसमैन होते थे उनसे होता था। बोला कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम टू वर्क इन द इंडियन इंडस्ट्री दैट वेर सेट अप। बोला कि वर्कर्स कहाँ से आते थे, तो अगर मान लीजिए कि मुंबई में कोई कॉटन मिल इंडस्ट्री सेटअप है, तो मुंबई के वर्कर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये मुंबई के जस्ट बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडस्ट्री सेटअप है तो उसके आसपास के वर्कर्स ही आकर के वहां पर काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बोला कि इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक का सही। ठीक है। बोला कि विच कंट्री वाज यार्न मेनली एक्सपोर्टेड टू, किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, चाइना को। 7 नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर था, थोड़ा सा इसमें मीनिंग चेंज हो रहा था, तो आप इसको भी देखोगे। अब यहाँ पर बोल रहा है with the invention of the flying shuttle what was the impact of the handloom industries। फ्लाइंग शटल के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ था, इट वाज नॉट वेरी प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था और बहुत हेल्प किया था। इट नीडेड टू मच ट्रेनिंग, क्या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर्स बल्कि स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। लेबर डिमांड क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। बोल रहा है कि व्हाट इन 1901 देयर वेयर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज बाय 1946 द नंबर वाज ओवर इतना, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग स्टेज में जब इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया तो इसके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऊपर से ब्रिटिश रूल था, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना होना और ब्रिटिश रूल के होने के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज को स्टार्टिंग स्टेज में फ्लोराइज करने का उतना ज्यादा मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स गुड गुड को डिनाई करने लगे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को फ्लोराइज करने का ज्यादा मौका मिला। तो 1946 यानी आजादी के समय वाली बात कर रहे हैं, और इस समय तक इंडियन इंडस्ट्री सब अच्छे खासे अमाउंट में ग्रो कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे गुड्स का, तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ रहे थे, जो 5,84,000 से कितना 24,36,000 तक बढ़ गए थे। Like in most industrial region workers came from the district around, ए ऑप्शन भी था 1 मार्क में कि इंडस्ट्रियल रीजन में जो वर्कर्स आते थे वो उसी इंडस्ट्रीज के आसपास वाले रीजन से आते थे। peasants and artisans who found no work in the village went to industrial work centers in search of work। पीजेंट्स और जो आर्टिसंस थे उनको जब वर्क नहीं मिलता था विलेज में तो इंडस्ट्रियल सेंटर में चले जाते थे, किस चीज के लिए, जॉब के सर्च में। हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं काफी मिजरी कंडीशन स्पेंड करते थे जॉब के सर्च में आकर के अर्बन रीजन में, ब्रिजेस के नीचे या कहीं भी वो लोग रहते थे। उनको कुछ भी मिलता था वो खाना खा लेते थे, इस तरह की टफ सिचुएशंस थे। About 50% of workers in Bombay cotton industry came from the neighboring district of रत्नागिरी। एक्सप्लेनेशन में चर्चा की है कि बॉम्बे जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज आए हैं तो एक चीज जानते चलेंगे कि बॉम्बे में ही सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हुई और वो हुई थी 1854 में। तो वहां के जो वर्कर्स थे कहाँ से थे, बगल के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से थे। while the mills of Kanpur got workers from the village within the district of Kanpur। कानपुर के मिल वर्कर्स जो थे वो कानपुर के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट से थे। Most often mill workers moved between the village and city, returning to their village homes during the harvest and festivals। याद देखिए इतना नजदीक से वर्कर्स आने के क्या क्या आपके बेनिफिट है। एक तो वर्क जो होती थी सीजनल होती थी, दूसरी बात कि वर्कर्स जो भी काम करते हैं अभी भी जो लोग जाकर के दिल्ली मुंबई वर्क करते हैं तो फेस्टिवल के टाइम में जरूर घर आते हैं। तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती थी कि हार्वेस्टिंग सीजन में
या सोइंग सीजन, जिस समय हम क्रॉप्स लगाते हैं, जिस समय क्रॉप्स काटते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा, उस समय वर्कर्स जो है अपनी फैमिली के साथ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है कि वो आसानी से घर आ सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि बॉम्बे की अगर बात करेंगे तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे थे, और कानपुर की बात करेंगे तो वहीं के नेबरिंग विलेज से। इस तरह से ये जो चेंजेस था वो देखने को आपको मिलता था। ठीक है। क्वेश्चन है, इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टेडली ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन 1900 to इतना, हाउ डिड दिस हैपन? हैंडलूम प्रोडक्शन जो था वो कैसे इंक्रीज कर गया? द प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम क्लॉथ एक्सपेंडेड स्टीली बिटवीन इतना एंड इतना। देखिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज का डिमांड कम हो जाए, बट इंडियन गुड्स में स्पेशली जो हैंडमेड गुड्स थे, हैंडमेड क्लोथ्स थे, या कोई भी हैंडमेड मटेरियल्स था, आर्टिसंस जो यहाँ पे होते थे, या जो भी आपके अलग अलग वीवर्स होते थे, स्किल्ड वीवर्स, उनकी डिमांड ऑलवेज रही है एंशियंट टाइम से। मेनली बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी नए नए इन्वेंशन आ गए। इंडियन वीवर जो है फ्लाइंग शटल्स का यूज करने लगे, जिससे यान आसानी से और कम समय में बनने लगा। इट हेल्प द इंडस्ट्री टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। द यूज ऑफ फ्लाई शटल इन वीविंग नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बट ऑल्सो रिड्यूस लेबर डिमांड्स। देखिए, हैंडमेड जो चीजें थी, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट क्या था? सबसे बड़ा डिमेरिट डिमेरिट पॉइंट था कि इसका प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है काफी स्लो होता है। फ्लाई शटल जैसी चीजें जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई, रॉ मटेरियल्स थोड़ा सा फास्ट अवेलेबल होने लगा, तो इसमें भी स्पीड आ गया। और दूसरी बात कि इससे वर्कर्स की डिमांड कम हो गई। ठीक है। बाय 1914 मोर देन 35% ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेर यूजिंग फ्लाई शटल्स। 35% जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो फ्लाई शटल्स का यूज कर रही थी। कितना परसेंट? तो 35% किस चीज का यूज कर रही थी? फ्लाई शटल्स का यूज कर रही थी। ठीक है। Like the flying shuttles was one of the key developments in the industrialization of, बोला कि what is fly shuttles use, explain the functions। तो fly shuttles से रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल होने लगा, फास्ट अवेलेबल होने लगा, इसलिए लोग फ्लाई शटल्स का यूज करते थे। The flying shuttle was one of the key developments in the industrialization of weaving during the early industrial revolution। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए स्पेशली जो हैंडमेड जो चीजें बनती थी उसके लिए, या रॉ मटेरियल्स को फास्ट प्रोवाइड करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ आपका फ्लाई शटल्स। इट इज अलाउड a सिंगल वीवर टू वीव मच वाइडर फैब्रिक्स। एक सिंगल वीवर जो है अलग अलग तरह के वैरायटी के फैब्रिक्स को क्या कर सकता था? वो बना सकता था, बुन सकता था। एंड इट कुड बी मैकेनाइज्ड अलाउंग फॉर ऑटोमेटिक मशीन लूम्स। और ये क्या होते थे? ऑटोमेटिक मशीन लूम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते थे। प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो फास्ट रहता था ऑलवेज। ठीक है। कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ colonial रूल इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। colonial रूल क्या था और कैसे इसने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस किया? Like in the situation of beginning of changes after the colonial period, after industrial revolution in England। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ सबसे पहले? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 1730 में हुआ। ठीक है। और एक कौन सा इंडस्ट्रीज था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था। अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 1840 में हुआ। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल जो कंट्री सिटी था, ठीक है, वो आपका लिवरपूल था, मैनचेस्टर था, और कंट्री जो था वो यूके था, इंग्लैंड था। इट रिमूव्ड ऑल इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑन द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। बोला कि जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स के प्रति, उसको हटा दिया गया। While the English East India Company imposed heavy import duties on the Indian clothes in the British market। देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिशर्स का मोनोपोली राइट था इंडिया में। तो अगर ब्रिटेन से कोई गुड्स आ रहा है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटीज हटा देंगे, जबकि इंडियन जो हैंडमेड क्लोथ्स थे, इसकी डिमांड जो थी ब्रिटिश मार्केट में काफी ज्यादा थी। लेकिन इन हैंडमेड क्लोथ्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जो भी हम चीज एक्सपोर्ट करते थे, उस पे ब्रिटेन में काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। हमारे यहाँ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ब्रिटिश के लिए वो इंपोर्ट हो गया। तो ब्रिटिशर्स जो थे, एरिस्टोक्रेट्स स्पेशली अपर क्लास जो थे, वो हैंडमेड चीजों को नहीं परचेज कर सकते थे, क्योंकि टैक्स इस पे बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ाने का मेन पर्पस था इंडियंस गुड्स की डिमांड को कम करना, सप्लाई को कम करना ब्रिटेन के मार्केट में।
क्योंकि अगर हम लोग मशीन मेड गुड्स का यूज कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स भी इंडिया द्वारा बनाए गए हैंडमेड क्लोथ्स का यूज कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स बोले मान लीजिए कि ये आपका ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन में नहीं आ सकता, ब्रिटेन में नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, कोई भी टेक्सटाइल गुड्स, लेकिन मैनचेस्टर से बन करके जा सकता है, मैनचेस्टर से बन करके यहाँ पे जा रहा है गुड्स। तो एक किस चीज को शो कर रहा है, ए एक्सपोर्ट को शो कर रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट करें, हम लोग के लिए एक्सपोर्ट है, लेकिन ब्रिटेन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के लिए ए हो जाएगा इंपोर्ट। तो ब्रिटेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहता था और ब्रिटेन यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता था, ठीक है, ब्रिटेन इस रीजन से एक्सपोर्ट करना चाहता था और ये इनके लिए मेन प्रॉफिटेबल चीज था। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स वर नॉट एबल टू विथ स्टैंड ऑफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स से इसलिए कंपटीशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका प्रोसेसिंग यूनिट्स फास्ट होता था, इसका प्रोसेसिंग यूनिट स्लो होता था। बोला कि एंड ग्रेजुअली दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। दूसरी बात, इसके मशीन में जो गुड्स होते थे इसके प्राइस भी कम रहता था, प्रोडक्शन प्रोसेस भी फास्ट रहता था, इसीलिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो भी ब्रिटिशर गुड्स थे उससे इंडियंस क्या हो रहे थे, रिलेट नहीं कर पा रहे थे, उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डिक्लाइन हुआ। डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो भी कंट्री लाइज करते हैं उसको ओरिएंट बोलेंगे, पुरानी विचारों को प्रीफर करने वाले स्टीरियोटाइप्स। द ओरिएंट इज अ टर्म द ईस्ट बोला कि इन रिलेशन टू यूरोप ट्रेडिशनली कंप्राइजिंग एनीथिंग बिलोंगिंग टू द ईस्टर्न वर्ल्ड। ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब ये मेडिटेरियन सी हो गया मान लीजिए, ये यूरोप है आपका ऊपर में और ये आपका अफ्रीका है। इमेजिन कीजिए, ज्यादा डायग्राम फोकस नहीं कीजिएगा, जो ये एशिया आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में ये ओरिएंट कंट्री है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग, वो वही अलादीन और चिराग वाले पुरानी विचारों को प्रीफर करने वाले, जबकि यहाँ पे जो थे वो मैकेनाइज थे, यूरोप वाले मैकेनाइज थे और हम लोग क्या थे, पुरानी विचारों को प्रीफर करते थे, ठीक है। तो ओरिएंट इसी को कहा गया है। एक्सप्लेन द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी अपने देश की चीजों को यूज करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करेंगे। इस स्वदेशी मूवमेंट जो था वो पहली बार इम्पैक्ट में आया बंगाल के डिवीजन के बाद 1906 में, और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे इम्पैक्टफुल फ्रीडम स्ट्रगल था तब तक, 1906 से लेकर के 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक स्वदेशी मूवमेंट को वाइडली यूज किया गया। The Swadeshi movement was the working part of Indian independence movement. A Indian independence movement का part था. It was a successful economic strategy to remove the British Empire from working power and improve economic condition in the India through the principle of self sufficiency. बोल रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट से ब्रिटिश के पावर को, ब्रिटिश के ट्रेड को डिक्लाइन करना चाहते थे और साथ ही साथ हम अपने ट्रेड को फोराइज करना चाहते थे। But strategy of Swadeshi movement involved boycotting British product and work revival of domestic made products। एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर के कब तक, 1914 से 1918 तक, तो उस समय हम लोग क्या किए, उस समय इंडियन इंडस्ट्रीज मल्टीपल शिफ्ट में काम करके इंडियन गुड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन में चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फुल फोकस जो था वॉर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में चला गया। तो इंडियंस की डिमांड को कौन फुलफिल कर रहा है, इंडियंस की डिमांड को फुलफिल कर रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज तब, बहुत ही मेहनत करके, और कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो इस स्वदेशी मूवमेंट को काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया। स्ट्रेटजी ऑफ, बोला कि स्ट्रेटजी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व बाइकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड द रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक मेड। बोला कि 21 चीज को अपलिफ्ट करते थे, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट को डिक्लाइन करते थे और इंडियन जो प्रोडक्ट था उसको अपलिफ्ट करते थे। स्वदेशी एज ए स्ट्रेटजी वाज अ की फोकस ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा गया है और ये स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लिए, इन्हीं के चलते स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा। ही डिस्क्राइब द स्वदेशी मूवमेंट एज द सोल ऑफ सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस। इनका मानना था, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्वदेशी मूवमेंट जो है एज अ सोल ऑफ सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस। सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस का एकदम की टर्म है, इसके बिना हम क्या कर सकते, रूल नहीं कर सकते, इसके बिना हम फ्री नहीं हो सकते, ब्रिटिश को रूल करने से रोक सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉयिंग पीजेंट्स एंड आर्टिसन विद इन द विलेज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि टाउन रीजन में ट्रेड गिल्ड्स होते थे, और ट्रेड गिल्ड जो थे वो नए मर्चेंट्स को अलाउ नहीं करते थे किसी भी तरह के ट्रेड करने के लिए अर्बन रीजन में। इसीलिए जो ट्रेडर्स थे या मर्चेंट्स थे वो विलेज की तरफ शिफ्ट हुए। इसका एक मेन रीजन था ये भी कि विलेज में चीप लेबर अवेलेबल हो जाते थे, और रॉ मटेरियल जो था वो विलेज से आता था। In the 17th century, merchants from town in Europe began employing peasants and artisans with the village because production in urban areas could not be increased due to the presence of powerful trade guilds. आंसर से पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रेड गिल्ड्स होते थे। ट्रेड गिल्ड्स का मतलब व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन जो नए मर्चेंट्स को अलाउ नहीं करते थे। दिस मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। जो ट्रेड गिल्ड्स होते थे काफी पावरफुल होते थे, एक कंट्रोल करते थे ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेट प्राइसेस, प्राइसेस भी रेगुलेट करते थे, कंपटीशन एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इन द ट्रेड। नए पीपल एंट्री न करे ट्रेड में, ये इस चीज को भी रेगुलेट करते थे। कि मोनोपोलाइजेशन वाज आल्सो ए कॉमन टैक्टिक। मोनोपोलाइजेशन मतलब एकाधिकार था ट्रेड में, ट्रेड के फील्ड में एकाधिकार था इनको। In the countryside, there were no such rules and improvised peasants welcome three merchants। बोले कि कोई भी, बोले कि these merchants, कोई भी जो ट्रेड गिल्ड्स थे और नए मर्चेंट्स को वेलकम नहीं करते थे, उनको अलाउ नहीं करते थे ट्रेड करने देने के लिए। एक तरह से पुराने मर्चेंट का ही टोटल कंट्रोल रहता था इस रीजन पे, ट्रेड एज अ ट्रेड गिल्ड। नए मर्चेंट्स वो कहाँ मूव कर जाते थे, वो विलेज रीजन में मूव कर जाते थे। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, गिव थ्री रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज के फील्ड में जो पॉजिटिव और फास्ट चेंजेस होता है उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलेंगे। गिव थ्री रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्री रीजंस की बात कर रहा है। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल कॉजेस फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अलग अलग कॉजेस को रिकॉग्नाइज किए हैं, इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। बोल रहा है कि इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कैपिटलिज्म चाहिए, एक आदमी के पास पावर सेंट्रलाइज रहना चाहिए ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस पे फुल कंट्रोल रख सके। यूरोपियन इंपीरियलिज्म, यूरोप के जो कंट्री थे वो अपने लिए क्या चाहते थे कि उनके पास लॉट ऑफ कॉलोनियल नेशन, वो उन कॉलोनियल नेशन के लिए एक इंपीरियल नेशन हो। एफोर्ट टू माइन कोल एंड इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। देखिए एफोर्ट्स टू माइन कोल, कोल का माइनिंग, क्योंकि इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट उसके रनिंग के लिए कोल एक बेसिक रॉ मटेरियल था, ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता था, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था। कैपिटलिज्म वाज सेंट्रल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म पे डिपेंड करता है, जिसमें पावर, पैसा, इन्वेस्टमेंट जो एक पर्सन का। बोल रहा है द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्तास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसको सुपरवाइज की, किसको अपॉइंट की, गुमास्ताज को। गुमास्ताज जो होते थे ऑफिशियल्स होते थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए, जो एक पर्टिकुलर सैलरी में लेकर के जो ट्रेड था या सप्लाई था, कलेक्शंस था, उसको रेगुलेट करते थे। आफ्टर स्टेबलाइजिंग इट्स पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, द कंपनी वांटेड टू एस्टेब्लिश मोनोपोली राइट टू ट्रेड। कंपनी का एक मेन पर्पस था मोनोपोली राइट लेना, एक अधिकार लेना ट्रेड के फील्ड में। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost, and ensure regular supplies of cotton and silk। एक्सप्लेनेशन के समय बताए थे कि पहले जो था यूरोप की बहुत सारी कंपनी, नियर अबाउट 5 कंपनी रहती थी मार्केट में जो इंडियन गुड्स को परचेज करती थी। इस सेंस में होता था कंपटीशन, तो इंग्लैंड को भी ज्यादा प्राइस में गुड्स को परचेज करना पड़ता था उस समय। इंग्लैंड बोला कि जो राह के रोड़े हैं चार कंट्री, जैसे डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, और इसके साथ साथ पोर्टुगीज थे, इनको हटा दिया अपने रास्ते से। ए पीजेंट्स को ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया, डबल ट्रिपल, और बोला कि आप गुड्स मेरे को ही सेल कीजिएगा। तो जो डेप ट्रैप था, कर्ज के तले जो पीजेंट्स दब गए,
उनके पास चॉइस ना अपना गुड्स बेचने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द एलिमिनेटिंग एंड द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। ये वीवर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, ट्रेड की जो गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसकी सप्लाई होती थी, टोटल उस चीज को रेगुलेट करते थे। The weavers who had taken advances from the company had to hand over the cloth they produced to the गुमास्तास। अगर कंपनी से एडवांस लिए हैं तो जो क्लोथ्स बनेगा उस क्लोथ्स को किसको ट्रांसफर करें, किसको हैंड ओवर करें, गुमास्तास को हैंड ओवर करें। तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, एक बहुत बड़ा नेगेटिव आउटकम्स था, जिससे इंडियन जो वीवर्स थे, जो भी प्रोड्यूसर्स थे, वो टोटली डिक्लाइन होते गए। लास्ट में वो अपना वर्क छोड़ देंगे, वर्क छोड़ करके वो एज ए लेबर काम करना पसंद करेंगे। But how did the iron and steel industries in Britain overtake the cotton industry in terms to export? ये वही चीज है कि 77 मिलियन स्टीलिंग पाउंड डेवलप हो, उसका वैल्यू हो गया था, और ये काफी ज्यादा 2 टाइम्स हो गया था कॉटन इंडस्ट्रीज से। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज एक तरह से ओवरटेक कर दिया 1873 में। इसी डिटेल को हम लोग इस क्वेश्चन में जानने वाले हैं। बोला था इनिशियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इनिशियल पीरियड था, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल्स। पहले भी हम लोग जिक्र किए, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1730 में कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हुई, फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्रीज। और 1840 में फर्स्ट क्या हुई, फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई। लेकिन 1873 में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है कॉटन इंडस्ट्रीज के टोटल वैल्यू का 2 टाइम्स प्रोडक्शन करने लगी। इसका एक मेन रीजन था कि ब्रिटेन जो था अपने कॉलोनियल नेशन में रेलवे का एक्सपेंशन कर रहा था, और उसके लिए लार्ज अमाउंट में आपको आयरन चाहिए थे। ठीक है। The initial period of industrialization, the most dynamic industries in Britain were cotton and metals. जो most dynamic industries थे वो थी आपकी dynamic industries in Britain were cotton and metals, cotton और metals थे। Up until the first phase, which lasted till the 1840s, the cotton industry grew at a rapid pace and emerged as the leading sector in British economy. A leading sector, leading role play कर रहे थे British economy में। After that, however, the iron and steel industries started growing at an exceeding rate with the expansion of the railways in Britain and its colonial like India. 1840s में ब्रिटेन में आयरन और स्टील आया, और आपको पता होना चाहिए कि 1853 में इंडिया में फर्स्ट ट्रेन वो लोग इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ब्रिटेन के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, अपने कॉलोनियल नेशन में भी एक्सपेंशन कर रहे थे रेलवे की, और उसके लिए लार्ज अमाउंट में आपको आयरन चाहिए था। The demand for iron kept on increasing as a result by the year 1873, Turkey Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pound। आयरन और स्टील का जो वो टोटल वैल्यू हो गया था 77 मिलियन पाउंड था, और कितना था, डबल था। किसके डबल था, तो कॉटन एक्सपोर्ट के डबल था। तो कॉटन इंडस्ट्रीज को ओवरटेक कर लिया मात्र 30 to 40 ईयर्स में। कौन, जो ब्रिटेन के आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थे। ठीक है। बोल रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड एंड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्री साइड इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के कंट्री साइड रीजन थे उसमें मेथड क्या होता था प्रोडक्शन का। बल्कि disappearing open field system in the countryside, open field system was prevailing such that land was free and anyone could use it for production। लैंड फ्री था, हर कोई यूज कर सकता था प्रोडक्शन के लिए। बोला कि बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द ओपन फील्ड सिस्टम स्टार्टेड डिसअपियरिंग। जब पॉपुलेशन कम था तो ओपन फील्ड सिस्टम था, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया ओपन फील्ड सिस्टम खत्म हो गया। बट द रिच लैंडलॉर्ड स्टार्टेड इंक्लोजिंग द ओपन फील्ड्स। रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे वो क्या कर रहे थे, इंक्लोज करना स्टार्ट किए
किस चीज को इनक्लोज करना स्टार्ट किए? ओपन फील्ड जो था उसको इनक्लोज करना स्टार्ट किए। Where the quarters and poor peasants they had earlier depended on common land for their survival, gathering the firewood, where berries, where vegetables, hay and straw. जो क्वार्टर वर्ग कॉटेजर्स थे या पुअर पीजेंट्स थे, ये टोटली इनका लाइफ स्टाइल ही डिपेंड करता था ओपन फील्ड पे। ये अपनी जो डेली नीड की रिक्वायरमेंट थी, डेली जो यूज की रिक्वायरमेंट थी, उसको वो वहीं से फुलफिल करते थे। डेली यूज की जो नीड थी उसको ये ओपन फील्ड से फुलफिल कर रहे थे। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बाद रिच फार्मर ने इस चीज को इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और इनको बहुत ज्यादा इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ। स्मॉल फील्ड और कि एज मोस्ट ऑफ द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय रिच लैंडलॉर्ड्स। स्मॉल फील्ड में जो मैक्सिमम लैंड था उसको कौन एक्वायर करते थे? रिच लैंडलॉर्ड एक्वायर करते थे। द पुअर हैड टाइनी प्लॉट्स लैंड व्हिच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड। जो पुअर लोग होते थे उनके पास काफी कम लैंड होता था, और जो विलेज के साथ उसके जो घर के सारे लोग हैं उनको वर्क नहीं मिल पाता था। Full utilization of family labor resources. By working for merchants, the poor peasants and the artisans could continue to remain in the countryside and cultivate their small plots. ये कंट्री साइड में क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे, स्मॉल प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट में। तो ये कुछ इश्यूज था जिसमें लोगों के पास उतनी ज्यादा लैंड नहीं थी जिसपे वो एग्रीकल्चर कर सके, जबकि ओपन फील्ड सिस्टम जब था उस टाइम लोगों के पास बहुत सारा लैंड होता था। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कोई 5 कॉजेस। ठीक है। ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट वर्क इन 17 एंड 18 सेंचुरी मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इन यूरोप बिगेन मूविंग इन द कंट्री साइड। जो मर्चेंट्स थे यूरोप के टाउन में, वो कंट्री साइड में मूव कर गए ट्रेड गुड्स के कारण। इंक्रीज इन डिमांड, गुड्स की डिमांड बढ़ गई, मशीन मेड गुड्स होती थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड एक्विजिशंस ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट parts of India, parts of world, different kinds of world and parts of world, the demand for goods began growing. अलग अलग जो गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स, उसकी डिमांड बढ़ी पूरे वर्ल्ड में। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम आया, वर्क द एक्सपेंशन मार्केट एंड डिमांड लीड टू प्रोटो इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच प्रोवाइडेड अ बेस टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें फर्स्ट टाइम, बार बार आपको बोल रहे फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज 1730 में आया। तो इस समय लोग मशीन, उसके यूजेस, उसके इम्पैक्ट, उसके गुड्स की क्वालिटी लोगों ने देखा, और इसके बाद लोग उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिए। न्यू इन्वेंशंस, a series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step of the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या होता था, इनके काफी अच्छे होते थे। और जो फिफ्थ रीजन है कि इंग्लैंड के पास कॉलोनियल नेशन थे, और वहां से रॉ मटेरियल्स काफी चीप प्राइस में लेकर के आते थे। एक कुछ रीजन था जिसके कारण इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका ग्रोथ हुआ। बल्कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बार बार जिक्र किए। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वही क्या, 1730 से लेकर के आप कब तक जाना चाहोगे? 1730 से 1760 तक। ठीक है। Even before setting up the factories, there was large scale industrial production for an international market. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिस दिन फैक्ट्री लगाए उसी दिन हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करने लगे, उसके लिए टाइम लगता है। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, इट इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें इंडस्ट्रीज के सेटअप करने का स्टार्टिंग फॉर्म जो होता था वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता था। इट वाज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्स, बल्कि कमर्शियल एक्सचेंज। एक किसका नेटवर्क होता था? कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क होता था। Merchants were based in towns, but work was done mostly in the countryside. मर्चेंट होते थे टाउन के, लेकिन इनका काम कहाँ होता था? कंट्री साइड में, विलेज में होता था। ठीक है। विलेज से ही वर्क करते थे। 1730 1760 में स्टार्टिंग स्टेज में कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, और इस इंडस्ट्रीज के सेटअप करने का ड्यूरेशन, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के ड्यूरेशन को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। Why did some industries in 19th century Europe प्रीफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स? जो
लोग थे वो क्यों हैंड लेबर को प्रेफर करते थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट विक्टोरियन ब्रिटेन में बहुत ज्यादा था, सीजनल लेबर की रिक्वायरमेंट होती, मशीन को मेंटेन करने में ज्यादा कॉस्ट लगता था, एक तो मशीन का परचेसिंग कॉस्ट भी ज्यादा था, मशीन के लोग यूज नहीं देते थे, यही रीजन हम लोग जानेंगे। एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जो थी एक्सपेंसिव होती थी, सो प्रोड्यूसर्स एंड इंडस्ट्रीज वेयर कॉजेस अबाउट यूजिंग देम। ये क्या करते थे, इसको यूज करने से कतराते थे, ठीक है, कतराते थे मतलब इसको अवॉइड ही करते थे। कॉस्टलियर रिपेयर, रिपेयर कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता था। लेस इफेक्टिव, दे वेर बल्कि दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। जितना इसके इन्वेंटर और मैन्युफैक्चरर क्लेम करते थे इतनी ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं होती थी। Availability of cheap workers, बोला कि poor peasant and migrant moved to cities in large number in search of job। यानी जॉब सीकर्स ज्यादा थे, जॉब सीकर्स ज्यादा है तो सैलरी हम वहां पर कम रखेंगे और हम अपना काम करा लेंगे। Like therefore workers were available at low wages, वर्कर्स जो थे, therefore workers were, ठीक है, वर्कर्स were available at low wages, वर्कर्स काफी कम प्राइस में यहाँ पर काम करने के लिए रेडी थे। Uniform machine-made goods, बोला कि a range of products could be produced only with the hand labor machines were oriented to producing uniforms, standardized good for mass market। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट होते थे जिसको हैंडमेड लेबर ही बना सकते हैं, कोई मशीन मेड गुड्स का नहीं पार्ट होता था। जैसे अगर हम बात करते हैं बनारसी साड़ी की, इंडिया की बात करें, हैंकरचीफ या लुंगी जो तमिलनाडु वाले रीजन में बनती थी तो इसके लिए स्पेशलिस्ट वीवर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। शॉल की बात करते हैं तो अभी भी एक जो पॉइंट था कि जो नई इंडस्ट्रीज आई थी, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें, ये टोटली रिप्लेस नहीं कर पा रही थी फिर जो भी आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी procure regular supply of cotton and silk textile from Indian weavers? मोनोपोली राइट लिए, ठीक है, मोनोपोली राइट लेने का मतलब उन्होंने ट्रेड में इकलौता अधिकार ले लिया। न्यू सिस्टम्स, बोला कि आफ्टर इस्टेब्लिशिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड प्रोड्यूस टू डेवलप a system of management and control the work that would eliminate competition, control cost and ensure regular supplies of cotton silk। रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन सिल्क या जो सप्लाई है वो वहां पे कंपटीशन वाला जो इश्यूज था उसको खत्म करेंगे। गुमास्तास को अपॉइंट करेंगे, ऑफिशियल्स होते थे जैसा समझाए थे, और इनका काम होता था प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना, कम प्राइस में गुड्स को अवेलेबल करा देना एज ए रॉ मटेरियल्स। सिस्टम ऑफ एडवांस डेवलप किया, सिस्टम एडवांस मतलब इंडियन व्यूवर्स को एडवांस दे देते थे जब उनको क्रॉप्स लगाने की रिक्वायरमेंट रहती थी, ठीक है, और इसके बदले में एक लिमिटेशन दे दिया जाता था कि आप अपने क्रॉप्स को किसको सेल कीजिएगा, आप मेरे को सेल कीजिएगा, आप और किसी को नहीं सेल कर सकते थे। तो इस तरह से इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के मार्केट पे कंट्रोल किए, इंडिया के सप्लाई पे, इंडिया के प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल किया उन्होंने। बोले व्हाई डिड द इंडस्ट्री ऑफ यूरोप प्रीफर हैंड लेबर ओवर द मशीन ड्यूरिंग द 19 एक्सप्लेन। तो इस चीज को आपको बताया गया है, ठीक है, कि ये मशीन मेड गुड्स को क्यों प्रीफर करते थे, क्योंकि ये एक तो सीजनल लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, साथ ही साथ जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी वो विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारे वर्क होते थे उसी समय, जैसे गैस ब्रेवरीज में, बाइबल बाइंडिंग में या शिप रिपेयरिंग में, और प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता था वो काफी ज्यादा होता था, ठीक है, जो मशीन होती थी उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती थी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी था, लोगों ने परफॉर्मेंस को नहीं देखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, मशीनें लेस इफेक्टिव भी होती थी। बोला कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डिक्लाइन ऑफ मैनचेस्टर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट को बना रही थी, इंडियन मार्केट वैकेंट हो गया था और इस पे इंडियन इंडस्ट्रीज ने कंट्रोल कर लिया। With British mills busy with war production to meet the needs of the army, Manchester imports into India declined। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने लगी तो मैनचेस्टर का इंपोर्ट इंडिया में डिक्लाइन हो गया। तो इंडियंस की डिमांड तो रहेगी, विदाउट क्लोथ्स तो रहेंगे नहीं, तो उसको कौन फुलफिल कर रहे थे, जो इंडियन अलग अलग कंपनीज थी वो फुलफिल कर रही थी। Increase in demand, but with the decline of imports suddenly, Indian mills had a vast home market to supply। मल्टीपल शिफ्ट में काम कर रहे थे और ये भी अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर दिए थे, इंडस्ट्रीज के थ्रू ही ये प्रोडक्शन करते थे।
और चाइना के साथ ट्रेड करके कोर्स कॉटन का या ओपीएम का ये लोग हेवी इनकम इंडियन इंडस्ट्री जनरेट कर देते हैं। तो कैपिटल वाला भी इशू नहीं था, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा था। Demand for from army. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war-needed jute bags, boraki cloth for the army uniforms, tents and leather boots, horse and boraki mule saddles and host of their other items. अलग अलग चीजों जो वॉर में रिक्वायर्ड होता था उसको बनाते थे। ठीक है। इंडियन फैक्ट्रीज स्पेशली ब्रिटिश जो कंट्रोल करते थे, और इंडियन जो थे अपनी डिमांड को फुलफिल कर रहे थे। और ये सबसे बढ़िया ऑफर था, सबसे बढ़िया ऑप्शन था इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने का। न्यू फैक्ट्रीज वेयर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट। बोला कि नए फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, पुरानी फैक्ट्री मल्टीपल शिफ्ट में काम कर रही थी। मेनी न्यू वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। नए नए वर्कर्स अपॉइंट हो रहे थे और हर किसी को लॉन्गर आवर्स तक काफी देर तक काम करने के लिए कहा जाता था। ठीक है। इस सेंस ऐसे कर करके कि हम लोग टोटली क्या किया, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल कर लिया। So how did the East India Company eliminate working competition, control cost, and ensure regular supplies of cotton silk wood? Explain the series of steps. डायरेक्ट कंट्रोल कर लिए वीवर्स पे। ठीक है। वीवर्स डिवोटेड इंटायर टाइम टू वीविंग। उनको पूरा टाइम किस क्या करना रहता था, वीविंग कराते थे। दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स्ड बाय द कंपनी। क्यों? क्योंकि ये इनको एडवांस दे देते थे, और एडवांस देने का मतलब कि आप गुड्स मेरे को ही सेल कीजिएगा, आप किसी और को गुड्स सेल नहीं कर सकते। दे वर कि देयर देयर वर रिपोर्ट ऑफ क्लैशेस ऑफ वीवर्स विद गुमास्तास। और इसका एक नेगेटिव आउटकम भी देखने को मिला कि बहुत सारा वॉर भी हुआ था। किसके बीच में वॉर हुआ था? गुमास्तास और जो वीवर्स थे, क्योंकि गुमास्तास काफी कम प्राइस में गुड्स ले लेते थे, या तो वो सिपाही इस सब का भी सहारा लेते थे, सिपाही जो होते थे, और इनको मार पीट करके। जबकि जो पुराने आपके ट्रेडर्स थे उनसे फैमिली रिलेशन होता था, वो अलग फंक्शंस में इनके आते थे। तो गोमास्ताज ने कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन क्रिएट कर दिया था वीवर्स और जो प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनफोर्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्री। गिव एन एग्जांपल। क्या था? क्योंकि बड़ा स्लो पीस ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू मशीन्स थ्रू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन वर टेकिंग प्लेस बट देयर बड़ा पेस वाज वेरी स्लो। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस तो हो रहा था लेकिन पेस उसका स्लो था। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और ड्रामेटिकली नहीं स्प्रेड हो पा रहे थे, जितना इसके इन्वेंटर्स क्लेम करते थे उतना वर्क नहीं कर पाता था। और ये इनके फेल होने का, ये इनके नेगेटिव आउटकम्स का बड़ा एग्जाम्पल होता था। एक्सपेंसिव और न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स वेर एक्सपेंसिव। नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स एक्सपेंसिव थे। इसका अगर ये टूट जाए, ब्रोक हो जाए, तो इसको रिपेयर करने का कॉस्ट भी ज्यादा होता था। देर आर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर जितना क्लेम करते थे उतना इफेक्टिव नहीं होता था। तो ये कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो किस चीज को, हैंड लेबर को प्रीफर किए देन टू मशीन। प्राइसेस ज्यादा देना पड़ता था, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं रहता था। अगर हम लेबर को हायर करेंगे तो उनको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक तो हम एज सीजनल उनको हायर कर सकते हैं। लिमिटेड यूज ऑफ मशीन। देखिए 1781 में जेम्स वॉट ने इंप्रूव किया था किस चीज को? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इंप्रूव किया अपने फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन के साथ। लेकिन अभी भी इस जो स्टीम इंजन था इसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। इसमें से कुछ डेटा दे रहे हैं कि टोटल 321 स्टीम इंजन था। बोला कि वेयर 9 इन वुड इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ माइनिंग एंड कोल वर्कर्स। इसमें से 80 जो था वो कॉटन इंडस्ट्रीज में था, 9 जो था वो वुड इंडस्ट्रीज में था, और जो और डिफरेंस था वो आपके अलग अलग वर्क्स में इन्वॉल्व थे। तो अभी भी फुल्ली मैकेनाइज्ड नहीं हो पाया था, ये एक मेन इश्यू था, एक बड़ा प्रॉब्लम था। और व्हाई द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पहली बार समझ रहे थे सूरत जो था ओल्ड पोर्ट था, और इस पे इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ट्रेड पे इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल रहे, इसलिए उसने सूरत को डिक्लाइन कर दिया और मुंबई पोर्ट को डेवलप किया।
The port of Surat declined by the end of the 18th century account of the growing power of European companies in the trade with India. ये यूरोपियन कंपनी जो थी अपने बोला कि यूरोपियन कंपनीज जो थी वो इंडिया में क्या कर रही थी, अलग अलग रीजन्स पे कंट्रोल करके इंडिया से ट्रेड को रेगुलेट कर रही थी और वो चाहती थी कि पोर्ट उनके कंट्रोल में रहे। इसीलिए वो सारे पोर्ट को क्या की, रीऑर्गेनाइज कर दी। जैसे सूरत को खत्म करके मुंबई पोर्ट डेवलप कर दिया, उसके बाद मछलीपट्टनम को खत्म करके चेन्नई पोर्ट डेवलप कर दिया, कोलकाता को खत्म करके हुगली पोर्ट को खत्म करके कोलकाता डेवलप कर दिया और सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे इसके रिगार्डिंग। This led to the decline of the world old port Surat Hooghly from the local merchants had operated export slowed and local banks were went bankrupt। जब सारा एक्सपोर्ट जो इनसे पोर्ट छीन लिया गया तो एक्सपोर्ट जो था वो काफी स्लो हो गया, क्योंकि जो नए पोर्ट थे उस पर कौन रेगुलेशंस, किसके पास रेगुलेशंस था, ब्रिटिशर्स के पास। सुड एंड लोकल बैंक्स वर वेंट बैंकरप्ट। इस सेंस में क्या हो गया, लोकल जो बैंक थे वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि चेन्नई मछलीपट्टनम को खत्म करके हुगली को खत्म करके कोलकाता और सूरत को खत्म करके मुंबई जैसे पोर्ट को बना दिया गया था। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर को के जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसको हम लोग काफी इंटरेस्टिंग वे में खत्म किए हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप हैं या नहीं है तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए, आप वहां पर हमारे साथ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कीजिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग अलग अलग जगह पे न्यूज प्रोवाइड किए हुए थे, आपको इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे कि हम लोग क्विज इसका लेकर के आ रहे हैं, वो भी 50 मार्क्स का एक पहला क्विज था जो 50 मार्क्स का था, बट काफी कम बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लीजिएगा, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। या अगर आप किसी भी चैप्टर का वीडियो, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, क्विज चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आरकोटबा इंडस्ट्रीज के नेम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग चीजों पे अगर आप कोई अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरीज या इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रीफर कीजिए। हम लोग अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे, इसके साथ साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप, हर जगह पे, नियर अबाउट जो भी आपके फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसके अलावा साइंस एसएसटी तो हम लोग कर रहे हैं, साइंस और अदर सब्जेक्ट के लिए हमारा दूसरा चैनल इग्नाइट वर्ड्स, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही धमाकेदार तरीके से।